Hello, myself Mustafa Sheikh. I'll be teaching physics and today's topic is electrostatics. So आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इंट्रो पार्ट होगा आज के वीडियो में. तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये क्या ओरिजिनेशन है. सो बेसिकली एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अभी ये पर्टिकुलर टर्म में हम लोग दो चीजें देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिज्म. मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये दो चीजों की हम लोग बात करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, या बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन से वर्ड डिराइव करते हैं, बट बेसिकली क्या होता है, चार्ज जो होगा एट रेस्ट. स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो ये चार्ज एट रेस्ट है. तो जब भी हम चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी चार्ज एट, जब भी चार्ज कोई भी एक चार्ज रेस्ट पे, तो उसके अराउंड जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे उसकी फील्ड, उसका फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ की स्टडी किसमें आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी. और जैसे कि एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे चार्ज इज इन मोशन. इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस. देन अगर हम लोग आगे जाए तो सब इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज, बट दैट चार्ज शुड बी इन मोशन. देन वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, और फिर जनरेशन ऑफ AC करंट, magnetic effect of electric current. All these things will come when charge is in motion, but when charge is at rest, then we are going to study electrostatic. That is our topic of discussion as of now. Okay. लोगों को ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. तो ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चार्ज एट रेस्ट. अब क्योंकि इसको हम लोग को स्टडी करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट चार्ज. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ठीक है. जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, वैसे चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का. ठीक है. फिर चार्ज ऑन अ मटेरियल, बॉडी और पार्टिकल चार्ज ऑन अ मटेरियल, बॉडी और पार्टिकल is a property due to which it experiences or produces electrical एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. इसका मतलब एक बॉडी पे जब चार्ज होता है तो ये उसी चार्ज की वजह से है कि हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देख पा रहे हैं. जैसे दो मैग्नेट रिपेल करते या अट्रैक्ट करते, वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स है. जैसे इलेक्ट्रिकली भी
जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो सारे इफेक्ट्स क्यों हो पाते हैं? क्योंकि बॉडी के पास चार्ज है, क्योंकि बॉडी के पास चार्ज है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चार्ज है कहाँ पे होते हैं ये चार्ज। ठीक है, सो हम लोगों को उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम दो चीजें होती है उसमें, एक तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू जो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और उसमें ना हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हर मैटर एटम से बना हुआ है, और एटम ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। सी आप पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ोगे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, बट ये तीन पार्टिकल कॉमनली सबको पता है। सो ये जो पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं बेसिक आइडिया के हिसाब से। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। अब हर मैटर तो एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इन्हीं चीजों से बना हुआ है। तो यही है जो चार्ज बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, सो हमको ये पता चला कि देखो ये चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, समझ में? सो ये तो हम लोग को पता चल गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के अंदर ये, और हर मैटर के पास ये पार्टिकल्स रहेंगे। सो इन पार्टिकल्स के वजह से ही हमारे पास चार्ज होते हैं। किसी भी बॉडी के पास, कोई भी बॉडी अगर चार्ज एक्वायर कर रही है या कोई भी बॉडी चार्ज है, तो इन पार्टिकल्स के वजह से है। ठीक है, सो अभी हम लोगों को ये समझना है कि इन पार्टिकल्स की वजह से कैसे चार्ज एक्वायर करती है बॉडी। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और इसके पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन चार्ज इक्वल है बट पॉजिटिव साइन, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज एक ही है, बस साइन का डिफरेंस है। और हमने देखा जो चार्ज है वो है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। ये सी क्या है? इट इज नथिंग बट कूलम। ठीक है, अब ये कूलम नाम क्यों पड़ा? जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम है। सो व्हाई दिस नेम, वो आगे हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, सो अभी बेसिकली हम लोग को ये आइडिया क्लियर हो गया कि हर मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम का ऐसा स्ट्रक्चर है दैट एटम या मॉलिक्यूल, और वो खुद कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास चार्ज है। तो इससे पता चलता है एवरी मैटर कैन एक्वायर चार्ज, एवरी मैटर कैन एक्वायर चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज जो है ना मास के जैसे ही इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी है, बट इनमें डिफरेंस है। हर चार्ज पार्टिकल जो है ना उसके पास मास हो गए, लेकिन हर मैटर जिसके पास मास है उसके पास चार्ज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हम जो बॉडीज है या जो भी आप आजू बाजू देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज है, मतलब इनके पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये चार्ज नहीं है। तो कुछ मैटर है जिनके पास मास है बट चार्ज पार्टिकल होना उनके पास जरूरी नहीं है, बट जो भी मैटर है जिसके पास जो चार्ज होगा तो उनके पास मास होना ये जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया कि चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे, फिर भी दो तरीके के हो सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम लोग इन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है वो उसी पर है कि सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, there are two types of charges that is negative and positive. So negative and negative or positive and positive will repel each other, ठीक है, will repel each other. Negative and positive will attract each other. अभी ये आइडिया हम लोग को कब मिला? ये तो ग्रीक्स के टाइम से ये नॉलेज है कि देयर मस्ट बी टू टाइप ऑफ चार्जेस। वाई? बिकॉज ग्रीक्स के टाइम पे ये नॉलेज था बेसिकली कि जब भी है ना दो बॉडीज को रब करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ना एक बॉडी एक तरीके से चार्ज होता और दूसरी बॉडी दूसरे तरीके से चार्ज होता था, और दो फिनोमिनाज हो रहे थे, या तो वो दो बॉडी या तो कुछ बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे की तरफ या रिपेल कर रहे थे। तो यही था आइडिया कि जब वो दोनों बॉडीज पे चार्ज सेम होगा, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉडी रिपेल करेगी, या और ऑपोजिट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चार्जेस आर कंजर्व। सो ये दोनों मिक्स भी कर सकते हो। चार्जेस आर कंजर्व, इसका मतलब यू कैन नॉट क्रिएट चार्जेस, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्जेस। सो you can neither create them nor destroy them, but definitely you can transfer it from one body to another body. ठीक है, fourth and a very important property that is charges are quantized. चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करोगे, या जब भी कोई बॉडी चार्ज रहेगी तो वो चार्जेस जो रहेगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी। इट मींस वो हमेशा कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं रहेगी, बिकॉज वी नो चार्ज कौन सिग्निफाई, चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, सो वो तो जाएगा नहीं यहाँ से। ठीक है, सो नॉर्मली कौन है जो मूव करेगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी? इलेक्ट्रॉन, राइट? सो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, सो वी नो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप ये चार्ज को मूव करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते हो मैं 1.5 चार्ज मूव करता हूं। आपको
जो चार्जेस मूव हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो आप या तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हो, या दो, या तीन, या चार. सो चार्जेस आर क्वांटाइज. तो मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज है, इट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज. सो Q इज इक्वल टू एन ई. और यहाँ पे जो n होगा वो होल नंबर होगा, वो होल नंबर होगा. इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन. इसका मतलब ये जब भी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में आप चार्ज मूव करोगे तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 20 जाएंगे, 20.5 इलेक्ट्रॉन्स, 19.5 इलेक्ट्रॉन्स या 19.1 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नहीं जाएंगे. और अभी हम लोग आगे जाओगे तो आप क्वार्क्स भी पढ़ोगे आगे. जब फिजिक्स में कोई अगर हायर एजुकेशन गेन करेगा आगे जाके, सो क्वार्क्स हो गए, तो वो डेफिनेटली अगर उसको हटा देते हैं हम लोग तो नॉर्मली चार्जेस आर क्वांटाइज. ठीक है. और एनीवेज क्वार्क्स की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, सो यू शुड नॉट गो इन डेट राइट नाउ. चार्जेस आर क्वांटाइज. यू हैव टू रिमेंबर दिस. व्हेन एनीवन टेल्स यू व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस आर क्वांटाइज, इट मीन्स when charges are transferred or when a body has some charge, it has to be a multiple of the charge on electron, and that multiple will always be a whole number. It cannot be a fraction. Okay. So now fifth property, charges are relativistically invariant. Charges are चार्जेस आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट. रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ? रिलेटिवली मतलब जब भी मोशन में रहेगा किसी के भी रिस्पेक्ट में, या बॉडी इन रिलेटेड टू समथिंग एल्स, वो मोशन में है, मतलब किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब स्पीड से एक मैटर जो है उसकी जो स्पीड है उस पर उसका चार्ज डिपेंड नहीं करता है. मतलब स्पीड बढ़ भी गई तो भी बॉडी में चार्ज वही रहेगा, स्पीड कम भी हो गई तो बॉडी में वही चार्ज रहेगा. ये क्यों बताना ज़रूरी है? क्योंकि हमने चार्ज को मास के साथ एक टाइम रिलेट कर चुके हैं कि हर बॉडी जिसके पास चार्ज होगा मास होगा, लेकिन वो हर बॉडी जिसके पास मास है चार्ज होना ज़रूरी नहीं है. सो ये रीज़न ये है कि रिलेटिविस्टिकली चार्जेस इनवेरिएंट है, बट मास के साथ ये केस नहीं है. अगर मास कोई भी मैटर का स्पीड बढ़ जाएगा, कोई भी मैटर का स्पीड बढ़ जाएगा या कम हो जाता है, स्पीड या तो इन शॉर्ट स्पीड चेंज होता है, तो मास चेंज होने लगता है, मास बढ़ जाता है. ठीक है. ठीक है. सो क्योंकि मास चेंज होता है, बट चार्जेस के साथ वो केस नहीं होगा. चार्ज हमेशा बॉडी का इनवेरिएंट रहेगा. चार्ज कभी कम नहीं होगा या ज़्यादा भी नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेवेंथ प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज associated with mass. Charge is always associated with mass. ठीक है. Charge is always associated with mass. So क्योंकि ऐसा है तो हम लोग अभी जो 3 चार्ज पार्टिकल जो बेसिकली पढ़े, इलेक्ट्रॉन, सो उसका मास देख लेते हैं. ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेसिकली चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास का मतलब यही है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि चार्ज अगर किसी बॉडी में होगा तो उस पर वो मैटर के पास मास होगा ही होगा, लेकिन कोई मैटर के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू इन दिस केस. ठीक है. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg. 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.6726 इंटू 10⁻27 kg. और मास
ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.6747 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, चार्ज के बारे में, कि चार्ज एट रेस्ट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट will produce only इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। और चार्ज एट रेस्ट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये कि चार्ज जब मोशन में होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों फील्ड हम लोग देख सकेंगे जब चार्ज मोशन में होगा। बट चार्ज रेस्ट पे उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग यही प्रॉपर्टी मेंशन करें। सो आई होप आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो, ठीक है। सो बेसिकली बॉडी में चार्ज क्या, आप कोई एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर के पास चार्ज है, ये मार्कर चार्ज है नहीं है। सो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है बट इक्वल क्वांटिटी है। तो जब आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होगा तो क्या क्रिएट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वो बॉडी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगी, तो किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, किनके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो ये समझ में आ गया। जिस भी बॉडी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और 10 प्रोटॉन है तो क्या होगा, वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। क्या हुआ, अभी एक प्रोटॉन कैंसिल नहीं होगा, मतलब उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज वो मैटर या वो बॉडी के पास आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन 10, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके लिए बॉडी के पास एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। सो Q इक्वल टू एन में वो n क्या रहेगा, इन दोनों ही केस में n1 रहेगा। बट पहले केस में जो फर्स्ट टाइम मैंने बोला वहां पे E जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, तो एक प्रोटॉन बच गया था जिसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा था। और दूसरे केस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया जिसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पे चार्ज नेगेटिव जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हो। जैसे कि हमने देखा कि एक बॉडी यूजुअली न्यूट्रल रहती है, बट अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन डाल दें या निकाल लें तो वो बॉडी चार्ज हो सकती है, वो बॉडी चार्ज बॉडी बन सकती है। तो अभी हम लोग मेथड्स देखेंगे जिन मेथड्स को यूज करके हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। फर्स्ट मेथड जो है वो है कंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कांटेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, कांटेक्ट, दो बॉडी में कांटेक्ट क्रिएट करेगी। मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। आपके पास एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। इस बॉडी को आप इधर लेके जाके कांटेक्ट क्रिएट करते हो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ये बॉडी को आप यहाँ पे से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। सो क्या होगा, कुछ चार्ज इस बॉडी का इधर आ जाएगा, और आप कांटेक्ट रिलीज कर सकते हो। तो इस तरीके से अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगी, अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो क्या हमेशा इक्वली ही होगा, ये चार्ज यहाँ पे चार्ज थे तो मैंने दो कर दिया, तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडर करो ये दो बकेट है, ठीक है, एक 10 लीटर का बकेट है, एक 1 लीटर का बकेट है। अगर 10 लीटर से 1 लीटर में पानी जाएगा भी तो कितना जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 लीटर ही जाएगा, उसमें फिर भी 9 लीटर रहेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इट कैरीज, ठीक है।
ये सारी चीज़ों पे जाएगा। तो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ज़रूरी तो नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो एक तरीका है बॉडी चार्ज करने का। दूसरा जो मेथड है वो है इंडक्शन। यहाँ पे देयर विल बी नो कांटेक्ट, यहाँ पे बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा। कंसीडर करते हैं एक बॉडी है, ठीक है, कंसीडर करते हैं एक बॉडी है और यहाँ पे ना नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। इस बॉडी के नजदीक टच नहीं करना है, बस नजदीक लाना है, ठीक है, बॉडी को नजदीक लाना है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट, अब क्या होगा ना, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये कंडक्टिंग, ये भी क्या है, मटेरियल है जिसके पास अंदर तो एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अब क्या होगा, ये सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है इसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस पर जितने भी एटम्स रहेंगे, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गए। मतलब यहाँ पे ना पॉजिटिव आयन जैसे क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है इन एटम्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होकर यहाँ चले जाएंगे, वो रिपेल हो गए, राइट। प्रोटॉन तो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन बाहर एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होके इस साइड पर चले जाएंगे। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चले जाएंगे, वो क्या छोड़ के जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस के एंड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएगी। बट अभी भी ये जो है, ये जो बॉडी है, अभी भी ये जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली है, क्योंकि चार्ज होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए या प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन कम चाहिए प्रोटॉन से। बट इन दोनों ही केस में से ये बॉडी को देखो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो अभी भी ये सिर्फ पोलराइज हुआ है। ये पोलराइजेशन भी एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग डिटेल में आगे कभी पढ़ेंगे। पोलराइज हुआ है एज ऑफ नाउ, ये समझ लो ये बॉडी अभी सिर्फ पोलराइज हुआ है, जो मैं सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए यहाँ पे एक दूसरा सरफेस, दूसरा एक मटेरियल लेके आएंगे। अब क्योंकि वो कंडक्टिंग होगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, और जैसे ये यहां से चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, इन दोनों को। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, सेपरेट कर देंगे इन दोनों ब्लॉक्स को। बट ये इतना फिजिबल मेथड नहीं है। एक और मेथड है इंडक्शन का, वो ये है कि अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरी बॉडी को अगर मैं नजदीक लेके आता हूं तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये जो यहाँ के एटम है ना, ये सरफेस के एटम, वहां पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी क्योंकि अट्रैक्ट हो गए ना ये इसकी तरफ। तो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, और सरफेस की ये साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या करना है पता है हम लोगों को, इस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, अर्थ। अब इन टर्म्स में अर्थ का मतलब ये होता है कि लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सप्लाई करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस सप्लाई करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को, ये पॉजिटिव आयंस बोल लेते हैं, उनको क्या करेंगे, न्यूट्रल बना देंगे, और ये यहाँ से चला जाएगा। और कुछ टाइम बाद जब हम अर्थ निकाल देंगे तो हम देखेंगे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमें
मिल चुकी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमें मिल चुकी है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी यूजिंग इंडक्शन मेथड. ठीक है. थर्ड जो हमारा मेथड है दैट इज बाय फ्रिक्शन. बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब whenever two body rubs, whenever you rub one body against another or vice versa. So whenever you rub two bodies against each other, that phenomena is nothing but friction. What happens there? Because of friction thermal energy will be created. थर्मल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. और वो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा? थर्मल एनर्जी मतलब हीट जनरेट हो जाएगी. तो उसके वजह से ना इलेक्ट्रॉन मटेरियल के सरफेस पे आ जाएंगे. एटम से निकल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर इतनी एनर्जी मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी, कि वो बाहर आ जाएगी और वो सरफेस पे आ जाएंगे. तो एक बॉडी से वो सरफेस पे से निकल के आ जाएंगे. ठीक है. और दूसरी बॉडी में से नहीं होगा. सो इसके और वो एक सरफेस से निकल के आके दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे. तो जिस बॉडी से वो निकल के जा चुके हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी की सरफेस पे वो इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे. तो हम लोगों को समझा फ्रिक्शन मतलब दो जो बॉडी है उनको यहाँ पे रब करना है. तो यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है. ठीक है. ये साइड पे एटम्स है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं ये एटम्स ही. इनको अगर आप रब करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, इनको आप रब कर दो एक दूसरे के अगेंस्ट, तो थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी और वो यहाँ पे एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी एक्साइट हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से और वो दूसरी बॉडी के सरफेस पे चले जाएगी. तो इस तरीके से एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. सो आई होप आप लोगों को ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी समझ में आया हो. और इससे हमें ये पता चला कि हम किस तरीके से बॉडी को चार्ज करते हैं. और ये जो मेथड ऑफ फ्रिक्शन है यही वो मेथड है जो पहले ग्रीक्स के टाइम पे भी पता था. ग्रीक्स को भी पता था उनके टाइम पे कि किसी भी दो बॉडी को रब करते थे सो चार्जेस, या तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्ट होती थी या रिपेल होती थी. तो उनको ये समझ में आता कि दो तरीके के चार्जेस तो है. अब तीसरे तरीके का चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक ऐसा कुछ अगर हमको एक चार्ज बॉडी मिली और पता करना है कि ये नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा? एक पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा. अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है मतलब ये बॉडी क्या हुई? नेगेटिवली चार्ज हुई. लेकिन अगर वो उसकी रिपेल कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज को, ये बॉडी रिपेल कर रही है, तो मतलब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है. और कोई सिनेरियो नहीं पॉसिबल है. ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक कोई ऐसा बॉडी मिला है जो दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की तरफ या तो अट्रैक्टिव हो रहा है रिपेल हो रहा है. ये ऐसा सिनेरियो ही नहीं है. इसीलिए हमारे पास दो ही टाइप के चार्जेस है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. तो मैटर कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया. थैंक यू. सो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो इससे आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होता है. ठीक है. सो अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन, ठीक है, इज रब विथ वुल. एक पॉलीथीन है, ठीक है, प्लास्टिक, और उसको वुल के अगेंस्ट रब किया. अ चार्ज ऑफ -4 × 10⁻⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन. मतलब पॉलीथीन पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है? -4 × 10⁻⁷ कूलम. मतलब इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे आए हैं तो किस में से गए होंगे? वुल में से, राइट. और तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन. मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए. ठीक है. सो ये हमारा सोल्यूशन है जहां पे हम लोग गिवन क्या है, हमारे को गिवन क्या है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है. कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? -4 × 10⁻⁹ कूलम. ठीक है. और हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम. सॉरी, दिस इज -7. ठीक है.
टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ट्रांसफर में एन फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, अब मैं ये क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, कोई भी बॉडी से किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, तो वो होल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वो हमेशा 3, 5, 10 ऐसे ही हो गए, 2.5, 3.5 ऐसे तो नहीं हो गए। तो मुझे पता है कि बॉडी पे चार्ज कितना डेवलप हुआ है, मुझे पता है कि किसने वो बॉडी पे चार्ज डेवलप किया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। आइडिया क्लियर है। सो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q कितना है, -4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, यूनिट यहाँ पे लिखनी है। और ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई। अब 4/1.6 कितना होगा, 4/1.6 ये 40/16 है, ठीक है, 40/16 इसको कंसिडर कर लो। तो ये 1 ज़ा 232, 2 और 0.8 बचेगा, तो 85, 2.5, और ये ऊपर जाके 10⁻+12 क्रिएट करेगा। सो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इंटू 10⁻12, मतलब वुल में से पॉलीथीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तब जाके उस पर कितना पॉलीथीन पे क्या चार्ज आया, -4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इसको मैं एक लेवल ऊपर लेके जाता हूँ, मुझे आप लोग ये बताना कि वुल पे, ये तो पॉलीथीन पे चार्ज था, वुल पे कितना चार्ज होगा, फिर ये पूरे प्रोसेस के बाद पॉलीथीन पे तो इतना चार्ज आया, वुल पे कितना होगा, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप लोगों को खुद से ट्राई करने। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, गिवन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन MCQ, ट्राई टू गेट द आंसर, सोचो, ठीक है। 2 identical metallic sphere A and B of exactly equal masses M and M are taken, मतलब इनिशियली दोनों के मास M और M ही थे। A has a positive charge of Q coulomb and B has an equal negative charge. If MA and MB are the masses of A and B after charging, then whether option A, that is MA is equal to MB, B MB is greater than MA, C MB is less than MA, D none of the above, विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, ठीक है। सो इसको ट्राई करो सॉल्व, इसको ट्राई करो आंसर्स फाइंड करने की, पहले क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो।